नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। केंद्र सरकार मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है उसका नाम बदलने जा रही है। नाम बदलने का फैसला पहले ही कर लिया, 4-5 दिन पहले, और नाम रख दिया कि महात्मा गांधी हटा दिया जाए, पूज्य बापू कर दिया जाए। काफ़ी आलोचना हुई तो उसको लगा कि नाम हटाना ही है तो नाम हटाने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाएं और पूरी की पूरी योजना को ही रिप्लेस कर दिया जाए। उसकी जगह एक नई योजना अब सरकार लाने जा रही है और उसका नाम रखा गया है विकसित भारत जी राम जी योजना। अब विकसित भारत जी राम जी योजना लाई जा रही है। आपको मकसद ये था कि महात्मा गांधी के नाम से चल रही है तो महात्मा गांधी के नाम से क्यों चल रही है। अब सीधे तो जब इस पर संसद में बहस हो रही है, बिल पेश कर दिया गया है और बिल पेश करते समय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब बिल पेश किया तो उन्होंने लॉजिक दिया कि गांधी जी तो हमारे दिलों में बसते हैं लेकिन हम नाम ये रखने जा रहे हैं। खैर, अब दिल में कितना बसते हैं और गांधी के प्रति कितना सम्मान है, संविधान के प्रति कितना सम्मान है, इस पर चर्चा होती ही रहती है। लेकिन ये बिल जो लाया जा रहा है, विपक्ष की ओर से इस पर जबरदस्त विरोध तो किया ही जा रहा है। इसके नाम को लेकर ही नहीं, नाम को लेकर तो विरोध हो ही रहा है। इस जो प्रस्तावित कानून है, विधेयक है, उसके जो प्रावधान है उसको लेकर भी काफी विरोध हो रहा है। और ये विरोध केवल विपक्षी पार्टियों की ओर से नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी का सहयोग दे रही हुई जो एनडीए के घटक दल हैं उनके भीतर भी खलबली है, खासतौर पर वो जो अलग अलग राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अब इनमें सबसे बड़ी पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है और उनको पता है कि इस योजना के जरिए सरकार राज्यों के ऊपर कितना बड़ा बोझ डालने जा रही है। पहले तो हम आपको बता दें कि मनरेगा जो अभी तक कानून है जो यूपीए सरकार लेकर आई थी, पहले उसका नाम नरेगा था, बाद में उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। महात्मा गांधी के नाम से वो योजना चल रही है, मनरेगा। उसमें यह था, ये रोजगार गारंटी का कार्यक्रम था, यानी ये लोगों को रोजगार इंश्योर करता था कि आप अगर काम करना चाहते हैं, काम के काबिल हैं, तो आप, ये काम का अधिकार है और उनको दिया गया कि आपको ये सरकार गारंटी देती है कि आपको कम से कम 100 दिनों का काम जरूर मिलेगा और इसके लिए अगर काम नहीं है सरकार के पास तो उसका आपको भुगतान किया जाएगा। तो फिर वहाँ बहुत सारी चीज़ें, खुदाई है, कुछ और काम होते हैं, ये सारे काम किए गए और चूँकि वो इम्प्लीमेंट राज्य सरकारों के ज़रिए होता है और इसमें जो फंडिंग है ये पूरी की पूरी करीब करीब जो है वो केंद्र सरकार करती थी। मनरेगा 90% जो है वो पैसा देने का काम था और 75% जो उसमें इक्विपमेंट या इंडस्ट्रियल ये कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड सामान होते थे उनका 75% खर्च करती थी केंद्र सरकार। यानी कुल मिलाकर जो मुख्य खर्चा उसमें वही हुआ करता था जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत जो पैसा भुगतान किया जाता था, तो वो 90% केंद्र सरकार खर्च करती थी और 10% का बोझ जो होता था राज्यों पर। अब जो नई स्कीम लाई जा रही है महात्मा गांधी का नाम हटाकर मनरेगा से, और जो विकसित भारत जी राम जी नाम से जो नई स्कीम लाई जा रही है, उसमें केंद्र का जो दायित्व होगा वो केवल 60% होगा। 40% बोझ लाद दिया जा रहा है राज्यों के ऊपर। राज्यों के ऊपर वैसे ही लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है, कर्ज से परेशान है। केंद्र सरकार के साथ उनका जो तमाम ये रॉयल्टी है और रेवेन्यू शेयर है उसको लेकर विवाद होता ही रहता है। खासकर जो गैर एनडीए शासित राज्य हैं या गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जो विपक्षी पार्टियों का जहाँ पर सरकार है, उन राज्यों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे में इसका भी अगर इतना बड़ा हिस्सा उनके ऊपर आ जाएगा तो ये उनके ऊपर बड़ा बोझ हो जाएगा। अब इसको लेकर तेलुगु देशम पार्टी के जो आंध्र प्रदेश में वित्त मंत्री हैं पी केशव, उन्होंने ज़बरदस्त इस पर विरोध किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो सरकार एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये जो 60:40 यानी 60% केंद्र वहन करेगी और 40% का बोझ राज्यों पर डाला जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा बोझ है क्योंकि इस पर बहुत लंबा खर्च आता है और राज्य सरकारें इतना वहन करने में सक्षम नहीं हैं।
क्योंकि उनके वो पहले से ही कर्जदार हैं। तो हम सरकार का समर्थन तो करेंगे, लेकिन इसको अभी हम स्टडी कर रहे हैं। इतने एक झटके में हम सरकार से के इस फैसले से, सरकार की इस योजना से सहमत नहीं है। पहले हम देख लें कि इसमें क्या कुछ करना है। और 40% का ये बोझ बहुत बड़ा बर्डन है। वैसे भी नाम, गांधी जी का नाम हटाने से तो योजना का विरोध हो ही रहा है। ये सबसे जब बड़ा जो कारण है उसके विरोध का। और सरकार को क्या लग रहा है, सरकार इसमें दोनों अपने निशाने साध रही है। एक तरफ तो वो गांधी जी का नाम हटा देना चाहती है, मजबूरी में तमाम जगहों पर बचे हुए हैं, तो ऐसी जगहों से धीरे धीरे वहाँ पर अभी तक नेहरू, इंदिरा, राजीव इनके नाम पर लगे हुए थे और अब महात्मा गांधी पर सीधे अटैक करना शुरू कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। उसके पहले आपको पता ही है कि वल्लभ भाई पटेल को किस तरीके से वहाँ पर अहमदाबाद के स्टेडियम को वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल के नाम से वो स्टेडियम था, उनके नाम को हटाकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया। लेकिन ये इतनी बड़ी योजना, इतनी महत्वपूर्ण योजना, इसका नाम बदलकर अगर आप एक ऐसा नाम उसको दे रहे हैं जो कहीं से तर्कसंगत नहीं लगता है कि आप उसको क्या नाम दे रहे हैं, विकसित भारत जी राम जी योजना। खैर, सरकार ये कर रही है तो अब सरकार के पास अगर समर्थन होगा तो वो इस बिल को पास भी करा लेगी, नहीं होगा तो नहीं पास करा पाएगी। पर जिस तरीके से तेलुगु देशम पार्टी की नाराजगी इसमें दिखाई पड़ रही है और उसको देखते हुए लगता है कि ये विधेयक कहीं सरकार के लिए एक सेल्फ गोल ना बन जाए। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पिछले काफ़ी समय से वो सरकार के साथ तो हैं, एनडीए के साथ हैं, एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन बार बार सरकार को आंख दिखाते रहते हैं। क्योंकि आंध्र प्रदेश की स्थिति, अभी वहाँ की आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर बताई जा रही है, फंड की उनको ज़रूरत है और मोटा मोटा फंड वो सरकार से ला रहे हैं पिछले 1 साल से, सवा साल से, जब से सरकार बनी है केंद्र में। बिहार को फ़ायदा नहीं मिल पाया, नीतीश कुमार नहीं उस तरह से केंद्र सरकार का फ़ायदा ले पाए, लेकिन आर्थिक फ़ायदा आंध्र प्रदेश की सरकार जम कर ले रही है और चंद्रबाबू नायडू इस समर्थन की कीमत वसूल रहे हैं। इसी वजह से उनको वक्फ संशोधन कानून का भी समर्थन करना पड़ा, जबकि इसके लिए उनके यहाँ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अगले चुनाव में निश्चित तौर पर, चूंकि माइनॉरिटी वोट उनके पास है और उस वोट में नाराज़गी इसकी वजह से देखी गई। इसके अलावा भी वो तमाम मुद्दों पर समर्थन करने को बाध्य हो जाते हैं। तो एक तो ये है कि आंध्र प्रदेश के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड लेना है, आंध्र प्रदेश के विकास के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं, अगर फंड रुक गया तो फिर उन योजनाओं पर भी ब्रेक लग जाएगा। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के ऊपर जिस तरह से पिछली सरकार ने, पिछले मुख्यमंत्री ने यानी जगन मोहन रेड्डी ने तमाम मुकदमे कायम किए थे, जेल भी गए थे चंद्रबाबू नायडू, वो सारे मुकदमे भी, उसमें ईडी सीबीआई के मुकदमे भी हैं, धीरे धीरे सारे मुकदमे खत्म हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे केस उनके खिलाफ हैं जो समर्थन के लिए दबाव उन पर बना सकते हैं। और चंद्रबाबू नायडू के पास क्या है कि केवल अकेले दम पर उनके पास इतना समर्थन नहीं है कि वो केंद्र सरकार को गिरा सके या उसको बचाए रख सके। समर्थन बड़ा है, 16 सांसद हैं, सबसे बड़ा एनडीए में बीजेपी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है वो चंद्रबाबू नायडू की है, तेलुगु देशम पार्टी, लेकिन वो भी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि वो अकेले दम पर सरकार को बचाए रखे या सरकार को गिरा सके। अब इस स्थिति में अगर उनके साथ जो कम से कम अगर 20-25 सांसदों का समर्थन उनको और मिल जाता है, और जो बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि ये लगातार बताया जा रहा है कि बिहार में जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं, बिहार में नीतीश कुमार को भली भांति पता है कि वो कुछ दिनों के मेहमान हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। बीजेपी उनको किनारे लगाएगी ही लगाएगी, केवल समय की बात है कब तक उनको रोक के बनाए रखती है। तो उनके पास भी 12 सांसद हैं और इन सांसदों के जरिए वो प्रधानमंत्री के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर एक दबाव बनाए रखते हैं। लेकिन कहा जाता है कि नीतीश कुमार के अपने ही सांसद उनके उतने वश में नहीं, उनसे ज़्यादा उन पर प्रभाव केंद्र सरकार का है, प्रधानमंत्री मोदी का या गृह मंत्री अमित शाह का। लेकिन राज्यों के ऊपर जिस तरह से बोझ डाला जा रहा है, तो दूसरे राज्यों के भी और तमाम निर्दलीय सांसद भी इस तरह से हैं। या उधर महाराष्ट्र में अगर हम बात करें, एकनाथ शिंदे की 7 लोकसभा सांसद उनके पास भी हैं।
तो ये इतने सांसद अगर मजबूती के साथ इसका विरोध करते हैं या किसी भी मुद्दे पर विरोध करते हैं तो सरकार के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सरकार इस बात से डरती भी है, लेकिन धीरे धीरे वो इन लोगों के डर से अपने को परे करती जा रही है, क्योंकि वो देख रही है कि इन लोगों के पास कुछ न कुछ ऐसी इनकी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से बजाय ये सरकार पर दबाव बनाए, सरकार इनके ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो जाती है और वो अपने मन के सारे काम करती जा रही है। इनको राजनीतिक नुकसान भी हो रहा है, इनको इनके राज्य के लिए भी नुकसान हो रहा है, पर ये मजबूर हो जा रही हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं, आंध्र प्रदेश की राजनीति को बहुत भली भांति जानते हैं, उनका ये कहना है कि चंद्रबाबू नायडू बहुत खामोशी के साथ काम करते हैं, उतावलापन बहुत नहीं दिखाते हैं, लेकिन उनको एक एक बात याद रहती है, एक एक चीज़ का उनको संज्ञान है कि क्या चीज़ उनको नुकसान पहुंचा रही है, क्या उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। और ये मुद्दा जो है ये तो एक तरीके से आर्थिक बोझ भी बन रहा है। गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है, वो भी एक राजनीतिक मुद्दा है। तो आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरीके से ये नुकसान पहुंचा रहा है और पूरे राज्य को नुकसान पहुंचा रहा है। 40% का जब बोझ आएगा तो ये बहुत बड़ा बोझ होगा। अभी उसको मुश्किल से राज्यों को 10% खर्च करना पड़ता था इसमें, और अब उनके ऊपर 40% का बर्डन डाला जा रहा है। तो ये ऐसा मुद्दा है जो राज्य की आर्थिक स्थिति को और जर्जर कर देगा। तो इस मुद्दे पर तेलुगु देशम पार्टी के भीतर ज़बरदस्त नाराज़गी है और दबाव है। जो वित्त मंत्री ने बहुत एक कह लीजिए कि कठोर शब्दों में तो नहीं, लेकिन आलोचना इसकी की है और ये कह दिया है कि ये राज्य के लिए नुकसानदायक होगा। यानी वही बात जो विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, चाहे वो पंजाब पर तो सबसे ज़्यादा कर्ज है और इस योजना की वजह से इन सारे राज्यों पर कर्ज बढ़ना ही बढ़ना है। अब लोकसभा में इस पर बहस चल रही है, पेश किया गया है, सांसदों ने मांग की है, प्रियंका गांधी ने भी मांग की है, कई और पार्टियों के सांसदों ने भी मांग की है इसको स्टैंडिंग कमेटी में डाला जाए। अखिलेश यादव ने इसकी बड़ी आलोचना की है, इस बिल की। तमाम नेताओं ने इस बिल की आलोचना दो वजहों से हो रही है, एक तो महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने की वजह से और दूसरे जिस तरीके से राज्यों पर बर्डन डाला जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इसका असर क्या होगा? इसका असर सीधे सीधे जो तमाम राज्यों की दूसरी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जो राज्य सरकारें चलाती हैं उन पर असर पड़ेगा, क्योंकि आप इतना बड़ा खर्च अगर यहाँ कर देंगे और जिसका श्रेय मिलेगा केंद्र सरकार को, तो फिर राज्यों के लिए क्या बचेगा? चुनाव के समय राज्य सरकारें तमाम योजनाओं के जरिए अगर अपने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करती हैं, खुद बीजेपी भी करती है, बिहार में देखा हमने, महाराष्ट्र में देखा, सारी जगहों पर हम देख रहे हैं केंद्र लोकसभा चुनाव के दौरान भी, तो राज्य सरकारों के पास फिर क्या रह जाएगा? उनके पास और भी ज़्यादा सीमित विकल्प हो जाएंगे और आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस विधेयक के खिलाफ जा रही हैं और केंद्र सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियां भी इसके विरोध में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी एक तरीके से अकेले पार्टी की सरकार चला रही है वहाँ पर और वही पूरी तरह से अपने राज्य में जिम्मेदार है। बीजेपी का समर्थन ज़रूर है, लेकिन बीजेपी की उपस्थिति वहाँ पर उस तरह से नहीं है। तो उनको ये लग रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, राजनीतिक भी जो उनकी पार्टी को होगा और आर्थिक भी जो उनके राज्य को होगा। तो अब इस मुद्दे पर अगर केंद्र सरकार जबरन आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान होना उसे तय है। अब ये नुकसान कहीं सेल्फ गोल की तरह ना हो कि सरकार के जाने की वजह बन जाए, सरकार के गिरने की वजह बन जाए, या फिर किसी तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाएगा या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दलों की नाराज़गी इसमें सामने आई है वो सरकार के लिए खतरे की घंटी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।